नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आरडी ग्लोस पर। और आज हम बात कर रहे हैं इकाई 2 संसद तथा कानूनों का निर्माण। इससे पहले वाले अध्याय में आपने संविधान और धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे आपका अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको जो भारत की संसद है, इंडियन पार्लियामेंट, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। तो चलते हैं उस तरफ और आपको पूरा बताते हैं भारतीय संसद क्या है और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। भारतीय संसद, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, POI, ठीक है। तो इसके जो होते हैं वो 3 भाग होते हैं। आपका पहला ये होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। पहला भाग होता है इसका लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलकर आपकी भारतीय संसद बनती है। लोकसभा है वो है आपका 79, आर्टिकल 79 में है संविधान में, और ये आर्टिकल 80 में है और ये आर्टिकल 58 में है। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा जो है वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं आपके लोकसभा में। राज्यसभा आपका स्थायी सदन होता है और राष्ट्रपति आपका इसका अभिन्न अंग माना जाता है भारतीय संसद का। इसका वैसे कोई कार्य नहीं होता इसमें, वैसे मतलब संसद के किसी भी सदन में ये नहीं बैठता है, लेकिन जो भी लॉस बनते हैं, आपके कानून बनते हैं, वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू होते हैं। लोकसभा में अगर संख्या की बात की जाए, जो इसमें मेंबर होते हैं आपके लोकसभा के मेंबर कितने होते हैं, तो इसमें जो होते हैं वो होते हैं आपके मैक्सिमम 550, यानी कि 550 मेंबर होते हैं, जिसमें से 2 आपके एंग्लो इंडियन होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा में आपके 250 मेंबर होते हैं मैक्सिमम। ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम की बात की जा रही है यहाँ पे। अधिकतम 250 ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और इसमें से 250 में से 12 जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, वो माफ़ कीजिएगा, 12 जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और बाकी इसमें लोकसभा को वैसे आपका लोअर हाउस बोला जाता है, निम्न सदन, और राज्यसभा को आपका उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। संविधान जो है आपका, संविधान में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि लोअर हाउस और अपर हाउस, निम्न सदन या उच्च सदन, ठीक है, लेकिन यह व्यवहारिक तौर पर लिया गया है, व्यवहारिक तौर पर ऐसे ही कहा जाता है। जबकि जो आपका है भारतीय संविधान में कहीं भी लोकसभा के लिए निम्न सदन या राज्यसभा के लिए उच्च सदन का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी हम पढ़ते हैं कि जो राष्ट्रपति होता है आपका, उसकी जो राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम आयु होती है वो आप 35 वर्ष होती है। इसके और भी क्राइटेरिया होते हैं, ये हमें पढ़ने की ज़रूरत अभी नहीं है। जब आप आगे डीप पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, ठीक है। और भी 2-3 कंडीशन होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम कभी से आपकी इंडियन पार्लियामेंट को डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप बस यहाँ पे मेन बातें यहीं पे याद रखिए। जो संसद होती है वो 3 उससे पार्ट्स में आपका 3 भागों में बढ़ती है, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा में जो आपकी संख्या होती है वो होती है आपकी मैक्सिमम 550, राज्यसभा में 250 होती है, जिसमें से आपके 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। हमने इसमें आर्टिकल की बात करी कि जो लोकसभा है वो आपका 79 आर्टिकल में, राज्यसभा है जो वो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 में है। अब हम ये बात करते हैं कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। वाई नीड पार्लियामेंट। आपने NCERT में कक्षा 8 की कक्षा 8 की जो पॉलिटी की आपकी NCERT है, उसमें यही आपका चैप्टर है कि हमें संसद क्यों चाहिए, क्या कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, जब 1947 में आपका भारत आज़ाद हुआ था
तो संविधान भी बनाया है, संविधान भी उस वक्त बनाया गया है, तो मैं संविधान में इस भारतीय संसद का भी उल्लेख किया। ठीक है, भारतीय संसद में जो लोकसभा होती है उसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, जो जनता की भलाई के लिए कार्य करते हैं। जितने भी आपके कानून बनते हैं, नीतियां बनती हैं, नए नए आपके जो संशोधन वगैरह संशोधन होते हैं, ठीक है, वो सब आपका इनके ही थ्रू होते हैं, संसद के थ्रू ही होते हैं। लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो इस पर चर्चा करते हैं कि आने वाले समय में जो आपका देश है उसके लिए क्या ज़रूरत होती है। अगर आपको कोई नई नीति की ज़रूरत होती है तो जो भी आपके करंट में सरकार है उनके जो लोग हैं वो उस पर बहस करते हैं और नई नीतियों का निर्माण करते हैं। कुछ नए कानून की ज़रूरत है तो नए कानून का ये उसके बारे में सोचते हैं, फिर संशोधन होता है आपका, लोकसभा राज्यसभा इन्हें पास करते हैं और फिर आप में ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो मेन बातें यहाँ पे यही है कि हमें संसद की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम जो हमारी नई नई नीतियों का है उसका निर्माण कर सकें, नए नए कानूनों का निर्माण सके। ठीक है, तो ये जो संसद में जो लोग बैठे रहते हैं, जो आते हैं निर्वाचित होकर जनता के द्वारा, राज्यसभा में तो हम वोटिंग नहीं करते हैं, हमारी इनडायरेक्ट वोटिंग होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे इनडायरेक्ट कैसे होती है। ठीक है, लेकिन लोकसभा में हमारी जो होती है वो हमारा द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं कि देश के बारे में सोचते हैं और इस पर बहस करते हैं। और ये दोनों जो सदन होते हैं मिलकर, राज्य संसद और संसद, ये देश के बारे में नई नीतियों का निर्माण करते हैं ताकि देश में नई नई नीतियों का निर्माण करके देश में विकास हो सके। तो इसीलिए हमें मेन यही बात है कि हमें संसद की ज़रूरत इसलिए पड़ती है। तो आगे हम यही देखते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका यही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मुझे उम्मीद है आपने भारतीय संसद को समझ लिया होगा कि भारतीय संसद क्या होती है। ठीक है, और भारतीय संसद की ज़रूरत हमें क्यों है। बाकी हम इससे जुड़े क्वेश्चंस देखेंगे और इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला कथन है आपका, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा कथन है, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है आपका कौन सा कथन सत्य है। कथन ए है यहाँ पे केवल एक, कथन बी है केवल दो, कथन सी है एक और दो दोनों, कथन डी है ना तो एक ना ही दोनों। ठीक है, तो आंसर देखते हैं हम। तो उसका जो उत्तर है वो है सी, आपके दोनों ही कथन सही हैं। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। जितने भी देश के वयस्क नागरिक होते हैं उनको सभी को वोट देने का अधिकार हो, यही आपका सार्वभौमिक मताधिकार होता है। इसी अधिकार का प्रयोग करके लोग अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। अतः नीचे दिए गए दोनों कथन आपके सत्य हैं। यहाँ पे वयस्क नागरिकों की बात की जा रही है, तो जो भी आपका 18 साल से ऊपर के 18 साल की जो आयु पूर्ण कर चुके होते हैं वो आपके वयस्क नागरिक होते हैं। और भारत में जो आयु है वोट देने की, ये 18 वर्ष की गई है। पहले ये 21 वर्ष थी, लेकिन बाद में इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में आपका अमेंडमेंट होता है और ये घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। कथन 2, संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इन कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दोनों। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो सी सही है आपका, दोनों ही कथन आपके सही हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा जो संसद के लिए प्रतिनिधि चुने होते हैं
उनमें से जो आपका एक समूह होता है जो सरकार का निर्माण करता है, जिस पार्टी की जीत होती है वो सरकार बनाता है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है, अतः दोनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल हैं? ए है आपका राज्यसभा, 2 है लोकसभा, 3 है राष्ट्रपति, 4 है विधानसभा। इससे पहले आपने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा और मैंने आपको अच्छे से समझाया कि संसद के जो अंग होते हैं वो 3 अंग होते हैं। एक होता है आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों आपके संसद के अंग होते हैं। विधानसभा आपका संसद का अंग नहीं होता है। लोकसभा है वो आपका आर्टिकल 79 में आता है, राज्यसभा जो आपका आर्टिकल 18 में आता है और राष्ट्रपति आपका आर्टिकल 58 में आता है। अब आर्टिकल को भी साथ में साथ याद करते रहिए करेगा, ये बहुत अच्छा होगा। ये बात इसका आंसर देख लेते हैं आपका। देखिए इसका आंसर जो है वो है बी, केवल 1, 2 और 3, चौथा आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका भारतीय संसद देश के सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है। दूसरा कथन है राज्यसभा व लोकसभा में क्रमशः 245 व 545 सदस्य होते हैं, जिनके सभापति व अध्यक्ष क्रमशः उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति होते हैं। इसका आंसर देखते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, इनमें से आपको बताना कौन से कथन आपके सत्य हैं इन दोनों में, पहले और दूसरे में। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना ही 2 से। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तो आपका इसमें ए इसका सही उत्तर है आपका केवल 1। आपका जो पहला कथन है वह सही है, दूसरा कथन आपका गलत है। व्याख्या में पढ़ते हैं ऐसा क्यों है। भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानूनी निर्माती संस्था है, इसलिए आपका कथन पहला सत्य है। भारतीय संसद जो आपके इंडियन पार्लियामेंट है वो देश की कानून निर्माती यानी जो कानून का निर्माण करती है वो संस्था है, वो भी सर्वोच्च। इससे ऊपर आपका कानून निर्माण में कोई भी नहीं आता, इसलिए आपका कथन पहला सत्य है। राज्यसभा व लोकसभा में क्रमशः 245 व 545 सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। देखिए जो उपराष्ट्रपति हैं आपके वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, ये बात भी आप नोट करिएगा और याद भी रखिएगा, ठीक है। उन्हें वेतन भत्ते भी सभापति के पद हेतु ही दिए जाते हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं। जो आपका उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें वेतन इसलिए दिए जाते हैं कि वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए नहीं दिए जाते कि वो उपराष्ट्रपति हैं। लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होता बल्कि लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह राष्ट्रपति नहीं होता है, इसलिए आपका जो है कथन दूसरा गलत है, बल्कि लोकसभा के सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं, अपने सदन से ही चुनते हैं, इसलिए आपका कथन तो असत्य है। प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिनों में लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है, वही उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीख को होता है। यहाँ पे भी एक गौर करने वाली बात है, जो प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित दिनों में लोकसभा अपने अध्यक्ष का चुनाव करती है। जो आम चुनाव हो जाते हैं आपका तो राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रपति है वो निर्धारित दिनों में लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कर देता है, ठीक है। वहाँ जो उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तारीख को होता है। पहले आपका अध्यक्ष चुना जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जो चुनाव होंगे, फिर अध्यक्ष द्वारा चुनाव कराए जाएंगे उपाध्यक्ष के लिए और फिर उसमें आपका उपाध्यक्ष चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका लोकसभा के 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित जबकि 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 245 निर्वाचित व 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसमें से आपको बताना कौन सा कथन सत्य है। देखिए जब हमने भारतीय संसद के बारे में जब पढ़ा
तो उसमें हमने पढ़ा कि आपके जो लोकसभा होते हैं उसमें 550 मैक्सिमम सदस्य होते हैं। यहाँ पे 545 का आ गया है, ये मैक्सिमम की बात नहीं है, थोड़ी ये ओल्ड बुक है तो उसमें 545 है। अब सर जो आपका अमेंडमेंट होके 540 550 हो चुका है। तो लोकसभा में जो होते हैं आपके 550 सदस्य होते हैं मैक्सिमम, उसमें से 2 राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित होते हैं, जिसे कहते हैं एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये पहला कथन आपका सही है। दूसरा कथन है यहाँ पे राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, 235 निर्वाचित व 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, हमने पढ़ा था कि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इसलिए आपका कथन 2 गलत है, आपका पहला ही कथन ही सही होगा। फिर भी आंसर देखते हैं इसका। देखिए उत्तर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। कथन 2, प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, आपको ये बताना है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही होंगे। आंसर देखते हैं इसके। ठीक है, इसका आंसर है सी, 1 व दोनों। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। दिए गए दोनों कथन सत्य है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। पार्लियामेंट में जो भी आपके लॉ बनते हैं, कानून बनते हैं, उनको लागू करने का काम करती है कार्यपालिका, बनाने का काम करती है आपकी विधायिका। ठीक है, और इसे जो आपका इम्प्लीमेंट है वो कार्यपालिका ही करती है। और अगर कभी कानून जो होते हैं आपके वो ऐसे कानून बना दिए गए जो सही नहीं है, ठीक है, या फिर लोगों द्वारा गलत है, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट होता है आपका, उसके द्वारा वो वापस करे जा सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि भाई आपका जो कानून आपने बनाए हैं इसमें आप थोड़ा बदलाव कीजिएगा। ठीक है, तो ये सजेशन या सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी राय दे सकता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में जो आपकी सत्ता होती है उस दल का ये मुखिया होता है, और इसी की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन से मंत्री होंगे, कौन कौन नहीं होंगे। तो इसका जो निर्धारण है वो राष्ट्रपति तो करता है, लेकिन किनके उस पर करता है वो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताएगा कि ये आपके मंत्री होंगे और राष्ट्रपति उन्हीं की नियुक्ति करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम आपका। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। कथन 2, विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है व आवश्यक पड़ने पर भी संशोधन कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कौन से गलत है। यहाँ पे असत्य शब्द का प्रयोग किया गया है। पहले तो आप सही पढ़ रहे थे, आपको ये बताना था कि कौन से कथन सही होगी। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका गलत है। ऑप्शन देखते हैं इसमें। केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी है केवल 3 और 4, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी है सही। तो देखते हैं बी क्या है।
केवल 2। तो आपका ये दूसरा है, ये कथन गलत है। बाकी आपके तीनों कथन सही हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है। वह आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यहाँ पे एक और समझने वाली बात यह है कि जो आपके लोकसभा में मेंबर होते हैं 545 से 550 तक, ये जो मेंबर होते हैं ये जनता द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, हम इनका चुनाव करता है, ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं आपके, वो आपके जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं जिन्हें हम चुनते हैं। हम किसे चुनते हैं? सरकार को। ठीक है, जो विधानसभा होती है आपकी, जो सरकार बनाती है। ठीक है, लेकिन जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आपके राज्यसभा के मेंबरों को चुनते हैं। राज्यसभा में जो आपके 245 सदस्य या 250 सदस्य होते हैं, उनका चुनाव राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्य करते हैं। तो इसलिए हमारी जो है इन चुनाव में इनडायरेक्ट भूमिका होती है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो भी इनडायरेक्ट ही होता है। वो हम पढ़ेंगे कभी आगे कि कैसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। तो इसलिए आपका ये इसका जो है ये दूसरा कथन गलत है आपका, कि जो विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव होते हैं, जो भी आपका अमेंडमेंट या फिर कोई भी नया कानून प्रस्ताव के लिए आता है, तो वह राज्यसभा पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और उसके पश्चात राज्यसभा में। तो ऐसा नहीं होता है। तो व्याख्या में पढ़ते हैं क्या होता है। व्याख्या। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो कथन 2 है कि जो पहले आपका विधि निर्माण या नए कानून के उसके लिए जो प्रस्ताव आता है वो पहले लोकसभा में नहीं, किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए आपका कथन 2 असत्य है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है। वह आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो आंसर है वो है सी, 1 और 2 दोनों। आपके ये दोनों ही कथन सत्य है। लोकसभा है उसे भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। व्याख्या। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को ना भंग किया जा सकता है और ना ही विघटित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ए कथन है आपका राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। बी है आपका राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। सी कथन है प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। और डी कथन है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। इसमें आपका तो इसका जो आंसर है वो है ए। आपका ये पहला कथन गलत है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है। बाकी तीनों कथन आपका सही है। राष्ट्रपति जो है वो संसद का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, और ये तो आपने पढ़ा ही है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुनता है राष्ट्रपति और 12 चुनता है राज्यसभा के मेंबरों में से। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। व्याख्या। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है।
किसी भी राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद यदि है तो से मिलकर बनता है, इसलिए आपका कथन एक असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पार्लियामेंट, हमें संसद की ज़रूरत क्यों है, ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कानूनों की समझ। आपका है 4th अध्याय। तो पार्लियामेंट के बारे में जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े ये सब इम्पोर्टेंट थे, और जितनी भी जानकारी मैंने आपको जो अलग से दी है कि पार्लियामेंट के बारे में बताया वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना कानूनों की समझ, 4th अध्याय। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम अपना। कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। कथन 2, इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका, ए केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 ना ही 2। तो इसका जो आंसर है वो है आपका उत्तर ए। आपका जो पहला कथन है वो गलत है, बाकी जो दूसरा कथन है कि सभी सजाओं के लिए कानून में एक स्पेशल सजा का प्रावधान किया गया है। व्याख्या, कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। सख्ती से पदबंध कानून के शासन से संदर्भित नहीं है, अतः आपका कथन एक गलत है, असत्य है। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, इसलिए आपका कथन 2 है। यहाँ पे एक और अलग से मैं थोड़ी जनरल नॉलेज या आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए एक जानकारी दे दूँ कि जो आपका ये होते हैं कानून होते हैं, जितने भी लॉज होते हैं, ये कहीं भी जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें उल्लेखित नहीं है। ये आपका इंडियन पेनल कोड में आते हैं सभी के सभी जितने भी होते हैं। ठीक है, आपने अगर पढ़ा हो IPC जो आपका इंडियन पेनल कोड होता है, भारतीय आचार संहिता, इसमें आपके जितने भी लॉस और कानून है किस अपराध पर कौन सी सज़ा दी जाएगी तो इसमें उल्लेखित किया गया है। और वैसे अगर अपराधों के बारे में बात की जाए तो अपराध जो होते हैं वो आपके मेनली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं, बहुत से होते हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हम अपने क्वेश्चन पे ही चलते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, घरेलू हिंसा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है आपका, परिवार पुरुष का सदस्य घर की औरत के साथ मारपीट करता है या चोट पहुंचाता है तो इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा कानून 2005 में आया था। तो इसमें से आपको बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो उत्तर है वो है सी है, 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही कथन आपके सही है। घरेलू हिंसा क्या होता है, जब कोई भी पुरुष सदस्य, जो पुरुष घर का सदस्य, वो घर की औरत के साथ अगर मारपीट करता है या उसे चोट पहुंचाता है, उससे घरेलू हिंसा कहते हैं। घरेलू हिंसा का जो कानून था वो आपका 2005 में आया था। व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या चोट अथवा मारपीट की धमकी देता है तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था। ए ऑप्शन है आपका 2006, बी है 2005, सी है 2008 और डी है 2004। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए 2006। देखिए जो कानून है इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने पढ़ा वो 2005 में आता है, लेकिन ये 2006 में लागू हुआ था। तो आप ये याद रखेंगे, आया था 2005 में, लागू हुआ 2006 में।
व्याख्या। घरेलू हिंसा से संबंधित कानून पर सुझाव दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने राज्यसभा को सौंपा। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया, जो दोनों सदनों में मंजूरी मिलने के बाद 2006 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद लागू हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गया, सेकंड चैप्टर भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे हम एक और नई वीडियो के साथ, और अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। इकाई आपकी थर्ड शुरू हो जाती है यहाँ पे, न्यायपालिका। ठीक है, तो ये होता है आपका यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। और अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं पढ़ने वाले उन्हें भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।